Good morning, everyone. Myself, Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here to present a topic care of dying patient. आज को जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डाइंग पेशेंट के ऊपर, यानी कि कोई पेशेंट जो डेथ के नियर बाय है तो हम उसके लिए क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। आइए इसे डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप ये क्या है, हमारा पेशेंट है, ठीक है। ये क्या है, अभी इसकी सडनली तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, डेथ की ओर जा रहा है। इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसकी कुछ केयर प्रोवाइड करनी है। जैसे कि ये इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है पेशेंट, या फिर इसको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही हो बहुत ज्यादा, ठीक है, वीकनेस हो रही हो, बार बार अनकॉन्शियसनेस हो रहा हो, तो उस दौरान हमें पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है कि भाई वो अपने लास्ट मोमेंट में भी वो अच्छे से सरवाइव कर सके धीरे धीरे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। केयरिंग फॉर टर्मिनली इल एंड डाइंग पेशेंट रिक्वायर holistic approach address both the physical and emotional needs of the patient and their family। तो ये क्या बोल रहा है कि केयरिंग ऑफ टर्मिनली इल एंड डाइंग पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो धीरे धीरे क्या है, डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए केयरिंग करना। रिक्वायर हॉलिस्टिक अप्रोच एड्रेस बोथ द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। उन लोगों को क्या है, जैसे कि पेशेंट है और उसकी फैमिली है। अगर आप एग्जांपल में देखो, एक मरीज है, उसके घर वाले हैं, दोनों ही उस टाइम क्या है, एक तो फिजिकली भी स्ट्रेस में होंगे और इमोशनली भी। उनको जरूरत होगी उनकी फैमिली को भी और मरीज को भी कि उनको केयर प्रोवाइड की जाए, उनको हेल्प की जाए, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको बताया जाए। तो ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट, साइन डेथ इज अप्रोचिंग। ऐसे क्या क्या साइंस होते हैं जो एक डेथ वाले जो डेथ के नियर बाय है पेशेंट, उसमें दिखेंगे। तो भाई कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स ऐसे दिखते होंगे पेशेंट्स के अंदर, जिससे हम पता लगा सकते हैं या फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई पेशेंट का जो है वो अब लास्ट टाइम आ रहा है। सबसे पहले देखिए, फिजिकल साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे चेंजेस इन वाइटल साइंस। जो पेशेंट है उसके जो वाइटल साइंस है वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। सो टिपिकली ब्लड प्रेशर ड्रॉप, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। पल्स जो है वो कैसी हो जाएंगी, पल्स बिकम्स इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी। एंड ब्रीथिंग में बिकम इरेगुलर और नॉइजिंग साउंड, साथ ही साथ ब्रीथिंग भी इरेगुलर देखने को मिलेगी। और एक नॉइजी साउंड आएगा, जैसे बीजिंग साउंड भी हो सकता है खांसते वक्त, स्नीजिंग करते वक्त। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, फिजिकल साइंस के अंदर। और क्या क्या लक्षण दिखेंगे पेशेंट के अंदर, नॉर्मल वाइटल्स तो पेशेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया तो एकदम स्टेबल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको, मेडिसिन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, जैसे हम कोर्स ट्राई करते हैं। तो जो डाइंग पेशेंट है उसका बीपी हमें स्टेबल करना, पल्स, ब्रीथिंग, ये सब स्टेबल करना कैसे हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस। पेशेंट जैसे कि बैठ के पहले बातें कर रहा था, अपनी चीजें बता रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा है। हर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है पेशेंट जो है वो बेहोशी की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स है डाइंग पेशेंट का। जैसे कि प्रोग्रेशन फ्रॉम ड्राउजीनेस to unconsciousness of the patient, it is a common sign of the terminally ill patient। progressing from drowsiness to unconsciousness मतलब कि पेशेंट जो है बहुत ज्यादा थका हुआ ऐसा महसूस करेगा, जैसे कि वो बहुत ज्यादा काम करने के बाद एक हमें फील होता है ना कि बिल्कुल अब हमें रेस्ट की जरूरत है, अब नहीं खड़े रह सकते। ऐसे ही पेशेंट को बहुत ज्यादा ड्राउनीनेस फील होगी और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होता चला जाएगा। इट्स कॉमन साइन ऑफ द टर्मिनली इल पेशेंट। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन साइन है किसका, टर्मिनली इल पेशेंट का। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, हमने अभी बताया पेशेंट कैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस की तरफ बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड थ्रस्ट। नाम से ही पता चल रहा है पेशेंट को जो है प्रॉपर भूख नहीं लगेगी और अच्छे से प्यास भी नहीं लगेगी। तो जब वो प्रॉपर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में वीकनेस देखने को मिलेगी। सो द नीड फॉर द फूड एंड फ्लूइड बिकम डिक्रीज्ड। अब पेशेंट को जो नीड लगती थी फूड एंड फ्लूइड की, तो वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
किसकी? ऑफ द पेशेंट्स की बॉडी ड्यूरिंग द टर्मिनली इल कंडीशन। जब पेशेंट की बॉडी टर्मिनली इल कंडीशन में होगी तो उसकी एपेटाइट एंड थ्रस्ट दोनों ही क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है स्किन एंड बोवल चेंजेस। अब पेशेंट के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी, लाइक उसके स्किन में, उसके बोवल चेंजेस में। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे बॉडी है तो वो अपनी तरफ से हर सिस्टम्स में कुछ ना कुछ सिम्टम्स प्रोवाइड करेगी। सो अभी हम जैसे स्किन और बोवल चेंजेस में देखते हैं तो स्किन कैसी हो जाएगी? स्किन में बिकम कूल टू द टच। जैसे आप उस पेशेंट की स्किन को टच करोगे, उसकी त्वचा को टच करोगे तो आपको कैसा लगेगा? जैसे उसकी स्किन बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। पेल और मोटेल्ड एंड मे स्वेट एक्सेसिवली ड्यूरिंग बोवल चेंजेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड बोवल मूवमेंट्स। साथ ही साथ हमने अभी देखा कि पेशेंट को जब टच करेंगे तो उसकी स्किन कैसी दिखेगी? कूल दिखेगी। साथ ही साथ वो पेल यानी कि उसकी स्किन पे ऐसा अपीयरेंस आएगा जैसे कि येलो येलो सा, एंड मोटेल्ड एंड मे स्वीट यानी कि उसकी स्किन पे जैसे धब्बेदार कुछ रिएक्शन दिख सकती है आपको, एंड उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिवली स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है। साथ ही साथ बोवल में भी कुछ चेंजेस आएंगे जैसे कि यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगी इसमें मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस भी बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है हमारा किसका? डाइंग पेशेंट का। इसमें क्या होता है? रिड्यूस एबिलिटी टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेशेंट्स बॉडी ड्यूरिंग द टर्मिनली इल कंडीशन। अगर हम देखें तो पेशेंट की जो मसल्स हैं वो इतनी वीक हो जाएगी कि उसकी जो एबिलिटी है कि भाई वो एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख सकता था या अपना पानी का ग्लास खुद होल्ड कर सकता है, पी सकता है पानी, बट अब उसके अंदर वो कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो एक ग्लास तक को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो मसल्स कैसी हो गई है? वीकनेस हो गई है। तो रिड्यूस एबिलिटी हो जाएगी किसकी? मसल्स को इंडिपेंडेंटली मूव करने की। नेक्स्ट है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल साइंस। अभी आपने सुना भी होगा काफी टाइम से ऐसा होता है जैसे कि हम देखते हैं कि किसी का लास्ट टाइम आ रहा होता है तो वो क्या करता है? बहुत ज्यादा सोशली विड्रॉल हो जाता है, एक तरीके से उसका बातचीत करना कम हो जाता है, और अगर हम देखें तो वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता, अकेला अकेला रहना पसंद करने लग जाता है, और वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताता है जो कि हमने कभी देखी या सुनी नहीं होती, जैसे कि उसे किसी चीज का दिखाई देना। तो ये सभी चीजें क्या है? पेशेंट का एक तरीके इस इमोशनल और स्पिरिचुअल साइन कहलाता है। आइए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट वन हम देखेंगे विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब ही होता है किसी चीज से बाहर हो जाना। जैसे कि हम दो लोग हैं अगर, या हम लोग चार लोग हैं, चार में से अगर मैं विड्रॉल हो जाऊं तो ना तो मैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगी, ना मैं उनसे अच्छे से बात कर पाऊंगी किसी तरीके किसी टॉपिक पे, ना सलाह दे पाऊंगी ना सलाह ले पाऊंगी। तो मैं हो चुकी हूँ एकदम विड्रॉल, मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा वो कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचे। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है? पेशेंट भी सोशली विड्रॉल हो जाता है, फैमिली से अलग अलग रहने लग जाता है। तो द पेशेंट में बिकम लेस कम्युनिकेटिव। पेशेंट एक तो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में बात करने शुरू कर देगा, एंड विड्रॉल फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जितने भी सोशल इंटरेक्शन है उनसे विड्रॉल बाहर हो जाएगा, कम बात करेगा और हर चीजों में कम इंटरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक साइन है पेशेंट के डाइंग का। नेक्स्ट है विजन और हेलुसिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि पेशेंट को कोई ऐसी चीज विजिबल हो रही है जो हम लोगों को नहीं दिख रही है बट डाइंग पेशेंट को दिख रही है, उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा है, उसे भ्रम हो रहा है, उसे कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ भी। ठीक है, सो ये भी हमारा क्या है? एक साइन है किसका? डाइंग पेशेंट का। ऐसा माना जाता है कि जब पेशेंट मरने वाला होता है तो वो कुछ चीजें बोलता है, जैसे कि उसे अपने घर में जैसे पहले किसी से बहुत ज्यादा अफेक्शन प्यार मिला हो, दादा दादी, उसमें कोई भी पर्सन होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है पहले से ही, और उसके खुद के डेथ के टाइम पे वो ऐसा बोलता है, प्रोनाउंसिएशन करता है कि भाई मुझे मेरे दादा या फिर वो दिख रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड विजन और हेलुसिनेशन। उसमें उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके ही अपने उसको अपने पास की तरफ खींच रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? हेलुसिनेशन कहलाता है डाइंग पेशेंट का। तो विजन और हेलुसिनेशन एंड एग्जिस्टेंशियल कंसर्न। सम पेशेंट में रिपोर्ट सीइंग और स्पीकिंग विद डिक्रीज्ड
loved ones and reflecting on life, finding meaning and addressing unresolved issue। तो some patient, कुछ पेशेंट को, हम ये नहीं कह सकते कि भाई सभी पेशेंट, कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा कि वो जो डाइंग पेशेंट है वो किसी से बात कर रहे हैं। डिकीज्ड लव वंस, जो कि उस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं या फिर उनको देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी मीनिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको वो रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उलझी हुई होती है, हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी उस चीज को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं जो अपने उस लाइफ टाइम में उन्होंने नहीं की। वो सब चीजें उनके आगे आती है, उनको विजिबल होती है और वो कोशिश करते हैं कि मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूं, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। नेक्स्ट, नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट। अब एक डाइंग पेशेंट है, उसकी कुछ ना कुछ नीडेड तो होंगी। तो सबसे पहले ये हमारी एक केयर भी होती है, नर्सिंग केयर, जो इसकी नीड के अंदर आ रही है। जैसे कि फर्स्ट वन इज पेन मैनेजमेंट। अगर पेशेंट दर्द में है, सिंपल सी बात है, डाइंग पेशेंट है, ऑलरेडी बीमार है, तो वो क्या हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा पेन भी हो। तो ऐसे में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नर्सिंग केयर बनती है, वो ये है कि जो पेन है हम उसको क्या कर सकें, मैनेज करें। कैसे मैनेज करेंगे, दवाइयों के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, उसको टॉपिकल ऑइंटमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, कोई स्प्रे वगैरह। तो ये सभी चीजें क्या करेंगे, पेशेंट के पेन को रिलीफ करेंगे। नेक्स्ट वन इज हाइजीन। पेशेंट का जो हाइजीन है हमें वो मेंटेन रखना है। हाइजीन कैसे मेंटेन रखेंगे, उसकी प्रॉपर बेड मेकिंग वगैरह करेंगे, उसके एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, ये सब चीजें स्टेरिलाइज होनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को कंफर्ट फील हो। पेशेंट्स का एनवायरनमेंट कंफर्ट होगा, एनवायरनमेंट हाइजीनिक होगा तो वो थोड़ा बेटर भी फील करेगा, ठीक है। और ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डाइंग पेशेंट में कि भाई हम उसको जितना हो सके उतना अच्छा महसूस करा सके, कंफर्टेबल महसूस करा सकें। नेक्स्ट वन इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में क्या होना है कि भाई जो पेशेंट है उसको हमें प्रॉपर पोजीशन देनी है जिसमें भी वो कंफर्टेबल है। इमोशनल सपोर्ट देना है, उसमें हमें पेशेंट की बातों को सुनना है, उससे बातें करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और अगर वो किसी चीज को लेके एंजाइटी ले रहा है तो हमें उसे क्या करना है, मैनेज करना है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल केयर देनी है, जैसे कि उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, उन्हें सपोर्ट देना है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल सपोर्ट देना है, फैमिली को भी सपोर्ट देना है। नेक्स्ट है फैमिली की भी कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि भाई पेशेंट है तो उसकी फैमिली की कुछ जरूरतें होंगी, जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स को अच्छे से नहीं पता होता कि भाई हमारे बच्चे को या हमारे फैमिली मेंबर को क्या प्रॉब्लम है, तो हमें उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करना है कि ये प्रॉब्लम है, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी गलत जानकारी प्रदान नहीं करनी है। नेक्स्ट, गाइडेंस ऑन केयर गिविंग। हमें उन्हें प्रॉपर गाइडेंस करना है कि किस किस तरीके से केयर कर सकते हैं और वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को, एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, यानी कि जैसे पेशेंट के लिए व्हीकल्स वगैरह अरेंज करना होता है, एम्बुलेंस वगैरह, तो इस चीज में भी हम नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।